आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्ट्रल बॉन्ड। हम चुनाव में कैश के फ्लो को रोकने के लिए ऐसा करते हैं। खुद रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि मैं जिस राज्य यानी बिहार से आता, वहाँ पर इलेक्शन में 10-10 लाशें गिरती थी, तब जाकर के चुनाव संपन्न होता था। वो तो बड़ा एलिगेशंस कांग्रेस पर ही लगा रही। आखिर में एक प्रश्न करेंगे, इस तरह के जो फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के, इससे 2024 के लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़े? इंडिया गठबंधन की तरफ से भागलपुर लोकसभा के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं? लोग तो मांग करते हैं अजीत शर्मा की बात। निश्चित तौर पर 3 बार जीते हैं चुनाव। भागलपुर की जनता मांग कर रही है कि अजीत शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया जाए। आप भागलपुर में एक भी मंत्री, 6 जिला पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट है साहब, एक मंत्री नीतीश कुमार नहीं बनाते। कई टेन्योर से विधायक रहे हैं अजीत शर्मा जी, क्या काम से खुश हैं भागलपुर की जनता? अजीत शर्मा जी के एक बारे में आप जान लीजिए, अजीत शर्मा जी एक ईमानदार व्यक्ति है और इस पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े और मानिए अजीत शर्मा जी का उम्मीदवार बनाया जाए। चुनावी चंदा है या काला धंधा? जिस इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम्स को 2018 में सरकार ने लाने का दावा किया था और ये कहा था कि इससे चुनाव और राजनीति में पारदर्शिता आएगी, आज उसी को लेकर के पूरे भारत में चर्चा का एक विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि चुनावी पार्टियों को मिलने वाली चंदा से ये उम्मीदें हो सकती, कॉन्ट्रीब्यूशंस के बदले में कोई गलत तरीके की अपेक्षा राजनीतिक दलों से कर सकती है। हम इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हैं। ठीक चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कपिल सिब्बल, जो पूर्व कांग्रेस नेता रहे हैं, वो कहते हैं कि पिछले 20 वर्ष के सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है वो काफ़ी एक बेहतरीन फैसला है और इसका स्वागत करना चाहिए पूरे भारत। स्वीकार कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम इकरामुल हक, आप हमारे चैनल सिटी टाइम्स को देख रहे हैं। कोई भी भारतीय नागरिक 1000 रुपये से लेकर के 1 करोड़ तक के बॉन्ड्स को, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को खरीद सकता है और इसकी सूचना गोपनीय रहती है। ठीक 2018 से पहले जब ये कानून नहीं था, 2017 की बात अगर करें या उससे पहले की बात करें, तो भारत के कोई भी कंपनी या फिर जो कारोबारी थे वो अपनी कंपनी का या फिर अपने कारोबार का लगभग 7.5% मुनाफे का औसत हिस्सा किसी भी पार्टी को चंदा दे सकती थी और उसका नाम भी सार्वजनिक होता। कानूनों को बदल करके ये कानून लाया गया था और इसे लाने के बाद अब इस बात पर पूरा जोर दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये पूरी तरह से नरेंद्र मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा घोटाला है, भ्रष्टाचार है। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विपिन बिहारी हैं, जो भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और काफ़ी प्रखर वक्ता भी हैं। एक इलेक्ट्रल बॉन्ड, इसको लेकर के चर्चा है और मोदी सरकार तो कहती है, आज भी कह रही है कि हमने तो कोशिश यही की थी कि चुनाव और राजनीति में पारदर्शिता हो। चूँकि पहले जिस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लोगों को सीधे पैसा दे दिया जाता था और वो अपने वार्डरोब में रख लेते थे, अलमारी में रख लेते थे, उसका कोई हिसाब नहीं होता था। अब तो बैंकों में पैसा दिया जाता है, बाकायदा बैंक से होकर के पार्टी के पास पैसा आती है, तो फिर इसमें हाई तौबा क्यों? आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्ट्रल बॉन्ड। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और आपको देखना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी जब ये संसद में ला रहे थे इस विधेयक को, तो कांग्रेस पार्टी इसकी पुरजोर विरोध कर रही थी। और जैसा कि आपने कहा है इस वीडियो में, पहले आप कह रहे थे कि जो भी कंपनियां अपने आय के इनकम के 7% ही कोई पॉलिटिकल पार्टी को दान करती थी, तो इन चीज़ों को इसने बदल दिया और बदल करके एक इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले वो सिस्टम को लाए। और आज उस सिस्टम में क्या है, सवाल नहीं है कि किसने किसको चंदा दिया, सवाल यह है कि रेड कब किस कंपनी पर पड़ा और उस रेड के बाद उस कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा और किसको पैसा दिया, और सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स किस किस कंपनी पर कब कब छापा मारा और हफ्ता वसूली बीजेपी ने किस प्रकार से इन लोगों के साथ किया। सवाल इसका खड़ा होता है। सवाल ये नहीं है कि किस कॉरपोरेट ने किसको क्या चंदा दिया। चंदा दिया, लेकिन किस परिस्थिति में चंदा दिया। और कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, वो जब 7% कुल आय का पैसा से ही कुछ हिस्सा चंदा में लेती थी, और आज आप देखेंगे कि कंपनी का इनकम है 66 करोड़ और वो चंदा देती है 2.26 करोड़। जब ये 14 में सत्ता में आए थे साहब, तो बड़ा बड़ा नारा इन्होंने दे करके ये आए थे कि स्विस बैंक से पैसा लाएंगे, गरीबों को 15 लाख खाता में डालेंगे। और आज आप देखे होइएगा, आप बड़े पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि शाम 5 बजे के पहले
एसबीआई ये सार्वजनिक करे, डेटा दे, और लगातार एसबीआई कोर्ट में यह कह रही थी कि मेरे पास डेटा नहीं है, हम इलेक्ट्रल बॉन्ड का मेरा बम्बई से है, ये डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया की बात करते हैं। इन्हीं की एसबीआई जो भारत के सबसे बड़ा बैंक था, उसने कहा कि हमारे पास डेटा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शाम 5 बजे तक अगर आप डेटा इलेक्शन कमीशन को नहीं देते हैं तो ये कोर्ट का अवमानना होगा और हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आनन फानन में ये डेटा उपलब्ध कराते हैं, अभी भी उसमें कई खामियां हैं, छुपाया गया है तथ्यों को, और सुप्रीम कोर्ट अभी भी उनसे पूछा है कि भाई आप डेटा सही करो। चंदा दिया 6 साल का, हिसाब दे रहा है 5 साल का, 6 साल का सार्वजनिक करो। और सुप्रीम कोर्ट के लताड़ के बाद एसबीआई आज ऐसा कर रही है, और एसबीआई का ये पहला कारनामा नहीं है। अडानी को एसबीआई ने कोल माइंस ऑस्ट्रेलिया में लेने के लिए बेडाउट नियम पर नियम इसने पैसा 4.5 लाख करोड़ रुपया का ऋण दिया। बीजेपी का कहना है विपिन भाई कि हम चुनाव में कैश के फ्लो को रोकने के लिए ऐसा करते हैं। खुद रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि मैं जिस राज्य यानी बिहार से आता, वहाँ पर इलेक्शन में 10-10 लाशें गिरती थी, तब जाकर के चुनाव संपन्न होता था। वो तो बड़ा एलिगेशंस कांग्रेस पर ही लगा रही है। वो कांग्रेस पर क्या लगाएंगे? दुनिया का सबसे बड़ा उसने घोटाला किया, और यही घोटाला नहीं है। आप पीएम केयर फंड का जांच करा लो, पीएम केयर फंड का आप जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप जो कॉर्पोरेट घराना का आप ऋण माफ किए हैं उसकी जांच कराए सुप्रीम कोर्ट, एसआईटी अपना बनाकर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे, चूंकि बीजेपी भी ये बात कहती रही है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत किसी भी आदमी को ये अपना राइट बनता है कि हम किसको क्या दे रहे हैं, ये हमारी प्राइवेसी है। तो अगर मान के चलिए हमारी प्राइवेसी के तहत हमने किसी को कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है, तो इस पर क्यों हल्ला किया जा रहा है? किस में इसलिए क्यों इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है? ये चुनावी मुद्दा कहाँ है? इसमें कांग्रेस पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया। हम राहुल गांधी तो सीधे कह रहे हैं कि मोदी का भ्रष्टाचार है ये। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश का हम स्वागत करते हैं कि भारत में वीर विहीन धरती नहीं है, भारत वीरों की धरती है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है, स्वागत योग्य कदम है। जिस प्रकार से ये गुमराह कर रही थी सरकार, और हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का काम किया। आप देखे होइएगा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को किस तरीके से इन लोगों ने बदल दिया, चुनाव आयुक्त ने किस तरह चुनाव से ऐन वक्त पहले इस्तीफा दिया, और किस तरीके से इन लोगों ने उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया को अपनाया। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश उसके सदस्य होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, विपक्ष के नेता होते थे, ऑर्डिनेंस ला के उसने बदल दिया। कहीं ना कहीं उसके मन में खोट है, दाल में काला है, और कोई भी संवैधानिक संस्था को इसने अक्षुण्ण नहीं रखा है, सबको प्रभावित किया है, सब पर वार किया है, सबको नष्ट नाबूद करने की इसने कोशिश की है, संविधान बदलने की कोशिश की है। और इसका आज भी मंत्री ये कहता है कि अगर हम 400 के पार करेंगे तो हिंदुस्तान का संविधान बदल देंगे। और हिंदुस्तान और देश की आज़ादी भारत के महान सेना नायकों ने, महान जो हमारे उस समय के जो लोग थे, वो लड़ करके अपनी कुर्बानियां दे करके हासिल किया। इसको हम लोग मिटने नहीं। बीजेपी समर्थक ये कहते हैं कि कल तक तो स्विस बैंक में काला धन जमा होता था, जिसे लाना बड़ा मुश्किल होता था, अब तो एसबीआई में जमा हुआ है। तो अगर कोई इसमें विसंगति है तो उसको दूर किया जाएगा, इसमें हल्ला मचाने की कोई बात नहीं है। कौन सी विसंगति है भाई साहब? आप तो ये बताओ कि आपने रेड मारा, उस कंपनियों का क्या हुआ? ये कंपनी पर सीबीआई और ईडी का रेड नहीं है, ये पॉलिटिकल लीडरों पर भी ईडी सीबीआई को ये इसी तरह से कर करके वो अपने वॉशिंग मशीन में ला करके धो करके से निकाल देते हैं कि वो साफ हो गया। 1000 करोड़ का चंदा कांग्रेस को भी मिला है। कांग्रेस पार्टी को सबसे कम चंदा है, उससे ज्यादा तो तृणमूल को मिला है। हम उसके विरोधी नहीं है, हम इसके विरोधी हैं कि जिस कंपनियों पर रेड पड़े हैं इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी के, उसके बाद जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे, क्या वो पैसा किसका है और किस दबाव में कंपनियां पैसा दी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर उसका इनकम है 66 करोड़ तो वो कंपनी 233 करोड़ रुपया कैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके बीजेपी को पैसा दिया? सवाल यह है। आप बताते हैं कि कांग्रेस के सरकार में
ये था कि अपने कुल आमदनी के 7% का हिस्सा ही वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकता है। लेकिन इसने, इनकी सरकार जब आई, इसको छुपके से बदला, और जब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का जब आया था तो कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर इसकी विरोध किया था कि इससे देश को नुकसान होगा और इसमें काला धन बढ़ेगा। आखिर में एक प्रश्न करेंगे, इस तरह के जो फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के, इससे 2024 के लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? व्यापक असर पड़ेगा, और शाह और शहंशाह दोनों डरा हुआ है। मीडिया को आगे करके एक पॉलिटिकल परसेप्शन बनाने का कोशिश किया जा रहा है कि हम 400 पार, आपको 400 पार कर रहे थे तो नीतीश जी का क्या जरूरत था, आपको मांझी जी का क्या जरूरत था, आपको गठबंधन क्या हो सकता था, इसे 400 पार हो गए तो फिर क्या दिक्कत है? आपके पुराने साथी नीतीश कुमार तो पाला बदल के चले गए ना, स्पेशल स्टेटस का दर्जा इस बार मिल सकता है? उनका पॉलिटिकल स्टैंड है, उनको कोई दर्जा नहीं मिलेगा। वो तो कुप भवन में थे, वो उनकी सरकार ओथ लिए 28 जनवरी को, और अभी 2 दिन पहले वो मंत्रिमंडल का विस्तार किए, 3 दिन टला, हर समय उनका टलता था। इसका मतलब साफ है कि उनको कैप्चर कर लिया गया, और साफ हो जाएगा। एक IAS अधिकारी उनके बहुत नज़दीकी हैं, अभी BPSC लीक मामले में भी लोग कह रहे हैं, और वो भी ED के रडार पर थे। इनको तो जबरदस्ती ED का भय वो दिखा करके बीजेपी अपने में शामिल करा दिया। विश्व शर्मा भी उसी तरह से आया था, ममता बनर्जी के कई नेता भी उसी तरह से ले गया। तो ED CBI जैसे कंपनियों पर रेड रोड मरवा करके पैसा सब ले लिया कि दो पैसा दो। इंडिया गठबंधन की तरफ से भागलपुर लोकसभा के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं? वो हाईकमान पर हमारे जो प्रदेश इलेक्शन तो मांग करते हैं अजीत शर्मा की बात, निश्चित तौर पर 3 बार जीते हैं चुनाव, और हम नहीं मांग करते, हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इस हैसियत से नहीं। भागलपुर की जनता मांग कर रही है कि अजीत शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया जाए, और लोकप्रियता है, लोग का मांग है। और आपको बता दें कि भागलपुर का विकास, भागवत आजाद जो कांग्रेस शासित प्रदेश जब सरकार थी उसके बाद से भागलपुर नहीं, अभी सरकार बनी है, और इससे पहले बनी थी। आप भागलपुर में एक भी मंत्री, 6 जिला पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट है साहब, एक मंत्री नीतीश कुमार नहीं बनाते। पिछले कई टेन्योर से विधायक रहे हैं अजीत शर्मा जी, क्या काम से खुश हैं भागलपुर की जनता? काम है। अजीत शर्मा जी के एक बारे में आप जान लीजिए, अजीत शर्मा जी एक ईमानदार व्यक्ति है। अजीत शर्मा जी पर कोई नहीं कह सकता है विभागीय की किसी का वो 5 रुपया अपना लगा देते हैं, 5 रुपया किसी से लेने वाले आदमी नहीं है। यही ईमानदारी के बेसिस पर आप चाहते हैं कि टिकट मिलना चाहिए ईमानदार आदमी? निश्चित तौर पर, और वो आदमी निश्चित तौर पर क्षेत्र में 24 गुना 7 गुना 365 उपलब्ध है, और निश्चित तौर पर जनता की डिमांड है, और हम चाहेंगे कि कांग्रेस का ये भागलपुर सीट परंपरागत सीट है, और इस पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े और माननीय अजीत शर्मा जी का उम्मीदवार बनाया जाए। शुक्रिया। इंटरव्यू के सेशन को ख़त्म करते हैं, आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपने समय दिया सिटी टाइम्स को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, मेरे से बातचीत किया, इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद। तो ये भागलपुर जिला के कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष विपिन बिहारी थे, जो कह रहे थे कि मोदी सरकार की जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो स्कीम्स थी, इसका पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, और ये भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। इसका व्यापक असर लोकसभा के चुनाव पर पड़ेगा, और इंडिया गठबंधन मजबूती से सरकार भी बनाएगी 2024 में। फिलहाल बातचीत को आगे बढ़ाते हुए विपिन बिहारी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के तौर पर भागलपुर लोकसभा सीट से अजीत शर्मा एक ईमानदार व्यक्ति हैं, जो कि 24 घंटा भागलपुर के लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। उसकी यही छवि उसे जीत की तरफ लेकर जाएगा। बातचीत अगर अच्छी लगी हो तो साझा जरूर कीजिएगा, चैनल को पहले की तरह सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ भी अंशदान कर सकते हैं। अपनी उंगलियों को थोड़ा कसरत करवाइए, फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा।